हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके जो मेंस एग्जाम में एसीएफ और रेंजर का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो मेंस का जो सेक्शन बी है, मेंस का जो पेपर होता है वो दो सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में वानिकी और सम्मान विज्ञान यानी फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस ऐड किया गया है, जिसकी यूनिट नंबर 3 में फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन यानी जितने भी वन नियम हैं, वन अधिनियम, नियम और जो भी वन से संबंधित जो पॉलिसी या नीतियां बनाई गई हैं उसके बारे में है यूनिट नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य वन नीति 2005। इसका पहले हम देखेंगे कि ये क्यों लाई गई थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, या बोल सकते हैं आप इतिहास, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम बात करेंगे इस वन नीति के उद्देश्य। तो अभी हम देखने वाले हैं इसका इतिहास की बात करेंगे, या फिर इसको लाए जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसी, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति इस समय चल रही थी 1988 वाली। ठीक है, और मध्य प्रदेश वन नीति जो इस समय चल रही थी 1952 वाली। जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही थे, उस समय 1952 में जो वन नीति मध्य प्रदेश में बनी थी वही वन नीति चल रही थी एमपी में। लेकिन 2005 में नई वन नीति लाई जाती है। तो नई वन नीति की प्रस्तावना क्या है या इसको क्यों लाया गया, इसको हम बात करेंगे, जो कि आपके फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की जो मेंस है एमपी पीएससी फॉरेस्ट सर्विस का एसीएफ रेंजर के लिए, उसकी यूनिट नंबर 3 और पेपर नंबर जो सेक्शन पेपर का बी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, यदि मध्य प्रदेश की बेसिक बात करें स्थिति की, तो मध्य प्रदेश वन में सबसे अधिक है। एरिया जो वन मध्य प्रदेश का है फॉरेस्ट का, पूरे देश में सबसे अधिक है। तो वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, और यहाँ जैव विविधता भी मध्य प्रदेश में देश में पर्याप्त है। यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए इसको नदियां को मायका भी बोलते हैं। तो नदियों के द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र भी है। तो आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए यानी इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो हमारी क्या जरूरत है इस समय, हमारी जो आवश्यकता है वो इस बात पे है कि जो हमें पर्याप्त फॉरेस्ट, जैव विविधता, जल, ये सब चीजें जो मिली हुई हैं पर्यावरण से संबंधित चीजें, उनका हम संरक्षण करें, उनके संरक्षण में हम योगदान दें। मध्य प्रदेश जो संरक्षण में अग्रणी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट होना। ठीक है, ये हम सब 2005 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि ये वन नीति क्यों आई थी। तो ये उस समय की हम स्थितियों की, तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 उस समय चल रही थी, जिसमें पर्यावरण एवं पर्यावरण महत्व को सर्वाधिक प्रायोरिटी, या आप बोल सकते हैं सर्वाधिक महत्व दिया गया था पर्यावरण संरक्षण को। साथ में वनाश्रित समुदायों के वन अधिकारों पर भी बात, यानी जो 1988 की वन नीति थी, इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो वन में या जो वनवासी हैं, जो पारंपरिक रूप से जंगलों में रह रहे हैं, उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी कि हमें पर्यावरण परिस्थितिकी का संरक्षण तो करना है, लेकिन उन जंगल में जो आश्रित लोग हैं उनके अधिकारों का भी ध्यान देना है। साथ में वनों के प्रबंधन बाजार उन्मुखी ना होकर, हमें वनों का प्रबंधन सिर्फ फायदे के काम से नहीं करना। बाजार उन्मुखी का मतलब है सिर्फ पैसा के उद्देश्य से ना करें, हम वनों का प्रबंधन ऐसा करें जिससे वन में रहने वाले जो समुदाय हैं, जो अपनी जीविका यापन के लिए जंगल में आश्रित रहते हैं, जैसे आदिवासी, महिलाएं या अन्य वंचित या कमजोर वर्ग, वो अपने रोजगार के साधन भी जंगल से उपलब्ध हो सके। हमें जंगल की इस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता थी। हम बात कर रहे हैं 2005 की। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय वन नीति की भावना के अनुरूप वनों के प्रबंधन में मध्य प्रदेश, जब 1988 की राष्ट्रीय वन नीति आई, तो जो राष्ट्रीय वन नीति में जो चीजें बताई गई थी उनके अनुसार, यदि आपने राष्ट्रीय वन नीति 1988 नहीं पढ़ी तो आप देखिए, मैंने उसका लेसन बनाया है, उसमें जो कहा गया था उसके अनुसार मध्य प्रदेश बेहतर काम कर रहा था। 1988 की वन नीति के अनुसार मध्य प्रदेश बेहतर काम कर रहा था। और किस चीज पे बल दे रहे थे? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संवहनीय वन प्रबंधन। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है फॉरेस्ट का ऐसा मैनेजमेंट जिसमें आपकी आवश्यकताएं भी पूरी हों और साथ में उस पर निर्भर जो लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो और बचा भी रहे, ताकि पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी का जो संरक्षण है वो भी हम कर सकें। तो इस तरह से सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात मध्य प्रदेश में चल रही थी 1988 की रणनीति के अनुसार।
फिर बात करें उस समय मध्य प्रदेश में 100% वन जो वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन था। कैसे वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब है, हम जो वन का मैनेजमेंट करते हैं ऐसे हवा में नहीं करते, चीजें फिक्स हैं। वन में कौन सा काम कब करना है, जैसे वन विभाग जो काम करता है वो चीजें फिक्स हैं, प्लान है, किस मंथ में कौन सा काम होगा, किस तरह से होगा, उसके क्या तरीके हैं, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट होगा, आगे चल के उसके फिर फीडबैक देते हैं। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। सिर्फ जो बाहर से देखते हैं ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया पेड़ पैदा हो गया, नहीं, पेड़ लगाने के भी तरीके हैं, पेड़ लगाने का समय है, उसकी तैयारी है, वो सब एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन, जो एक जिसका उद्देश्य कुछ हो, लक्ष्य हो, उसके बाद उसके जो आउटपुट पे निगरानी रखी जाए। तो इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन होता है मध्य प्रदेश में वनों का, जहाँ पे काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन पर सर्वाधिक योगदान है मध्य प्रदेश का इस समय। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन की यदि हम बात करें उस समय की स्थिति में, तो जो जंगल पे आश्रित समुदाय थे, विशेषकर आदिवासी या अन्य कमजोर वर्ग जो जंगल पे ही निर्भर थे, उनके माध्यम से हम वन प्रबंधन और संरक्षण में बल देने की बात कही गई। यानी कि जो वन आश्रित लोग हैं वो अपनी आवश्यकताएं भी जंगल से पूरी करते हैं और साथ में वो जंगल के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। संवहनीय वन प्रबंधन में जन भागीदारी के फलस्वरूप स्थानीय तकनीक, यानी जो हम जन भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जन भागीदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो जंगल के साथ रह रहे हैं, जंगल के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जंगल को, जंगल के जीवों को बहुत नजदीक से जानते हैं। और वो अपना जो पारंपरिक ज्ञान है कि कैसे फॉरेस्ट को बचाना है, कैसे जानवरों को बचाना है, कैसे पेड़ों को बचाना है, वो बेहतर तरीके से विभाग का सहयोग कर सकते हैं। इसलिए इस चीज पे बल दिया जाता है कि संवहनीय विकास के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को संरक्षण प्रदान करें। उसके बाद हम बात करें कि वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बात करती है वन नीति। लेकिन अब वन आधारित उद्योगों को आप सिर्फ जंगल के भरोसे नहीं बढ़ावा दे सकते। इसके लिए क्या जरूरत है कि जो पड़ती पड़ी भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो खाली भूमि है या जो निजी भूमि है, उन जमीनों में भी वृक्षारोपण या उद्योगों के लिए औसत वन उपज को पैदावार बढ़ाने के लिए बल देने की बात कही जाती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि यदि जो जंगल पे आधारित उद्योग है, जैसे माचिस उद्योग, इमारती लकड़ी, खिलौने या अन्य ये कागज उद्योग, कागज के लिए लुगदी, ये सब जंगल पे आधारित है। तो यदि हम जंगल पे निर्भर रहेंगे तो जंगल तो कटेगा। तो क्या किया जाए, जो खाली जमीन है, पड़ती जमीन है या फिर निजी जमीन जो है, वहां भी वृक्षारोपण ऐसी प्रजातियों का किया जाए जो उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करा सके। इन सारे मुद्दों पे इस पे चर्चा की गई। साथ में जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो जंगल पे निर्भर होगी। तो क्या किया जाए, जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, तो हम जंगल के विदोहन को रोकने के लिए हम क्या करें कि फिर वही बात हम पर कि प्रति भूमि और निजी भूमि पे वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। साथ में जंगल के जो विदोहन और परिवहन के नियम है उनको आसान बनाएं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी ले जाने में ज्यादा समस्या ना जाए, उद्योगों को अपने लिए कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाए। तो क्या करें, हम विदोहन यानी लकड़ी काटने और परिवहन यानी लकड़ी ले जाने की, विदोहन मतलब काटना, परिवहन मतलब ले जाना, तो लकड़ी के काटने और ले जाने के नियम बना दें सरल। और क्या कर दें, निजी भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा दे दें। तो लोग जमीन में, अपनी खाली जमीन में पेड़ लगाएंगे, उसको काटेंगे, परिवहन करेंगे, ये चीजें प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा, जंगल पे आधारित उद्योगों को लकड़ी जंगल से या जंगल से अन्य उत्पाद नहीं लाने पड़ेंगे, वो निजी भूमि से प्राप्त करने लगेंगे। इस बात पे भी बल दिया गया 2019 जो 2005 में वन नीति आई इस पे। तो इन सब मुद्दों में पहले चर्चा की गई, तब ये वन नीति आई थी। तो हम क्या अभी पृष्ठभूमि ही पढ़ रहे हैं कि जो नीति आई थी उसमें क्या क्या बातों पे जोर दिया गया। निजी भूमि पर बानिकी कार्य को बढ़ावा देने को कहा गया लोक बानिकी कार्यक्रम, यानी जनता को भी उनकी अपनी निजी जमीन में फॉरेस्ट से संबंधित स्पीसीज या अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग होती है उनसे संबंधित वृक्षों को लगाने के लिए बढ़ावा देने की बात कही गई। इससे क्या होगा, उनकी आवश्यकता पूरी होगी और वृक्ष कवर बढ़ेगा, ट्री कवर बढ़ेगा। इन सब के जो प्रयास हैं, चाहे वो निजी भूमि में लगाने का हो, चाहे वो नियमों को सरल करना हो, इन सब से क्या होगा, जंगल का जो ह्रास है वो कम होगा। लेकिन यदि जंगल का ह्रास इसके बाद भी हो रहा है, किन क्षेत्रों में, खासकर सेमी एरिड जो शुष्क क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जंगल का इन सब के बाद भी लगातार क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था। 1988 की
राष्ट्रीय वन नीति आई, उसके अनुसार हमने काम किया, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया, संवहनीय सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की, उसके बाद भी हमारे यहाँ जंगल लगातार कम हो रहे थे। क्यों? साथ में मृदा क्षरण हो रही थी, बीहड़ का निर्माण हो रहा था, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा था। अब पश्चिम मध्य प्रदेश जो राजस्थान से एरिया लगा है, चंबल एरिया, वो देखो बहुत ज्यादा इन समस्याओं से प्रभावित है, बीहड़, मरुस्थलीकरण। तो ये वाली समस्या लगातार फिर भी बढ़ रही है। नदियों में जो जल प्रवाह है या भूमिगत जल है वो लगातार कम हो रहा था। यानी जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त बह के जाता था वहां भी कोई ऐसी मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं थी, जंगल लगातार कम हो रहा था। तो इससे क्या होता है, जो जमीन का जल स्तर है वो भी कम होता है। क्यों? मृदा क्षरण हो रही है, जंगल बचा नहीं है, इससे जो जल सोखने की क्षमता थी जमीन की वो कम हो रही है। तो अब कहा गया कि यदि हम इनको भी मैनेज करें, जो जल बह के जाता है उसको भी मैनेज करें, इसके भी ऊपर बात की जाएगी 2005 की वन नीति पे। इसके अलावा आर्थिक और अन्य संसाधनों के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन करने की बात कही जाएगी। किस किस चीज के लिए? पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण कर लगा दो, जल कर लगा दो, बाह्य अनुदान, ऋण, ये सब तरीके से क्या है, धन इकट्ठा किया जाए। इस धन का उपयोग पर्यावरण, वन, जल, भूमि, मृदा संरक्षण में उपयोग किया जाए। यानी निजी निवेश को भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए उपयोग किया जाए। ठीक है, निजी निवेश के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की बात करेगी ये वन नीति। बिगड़े हुए शासकीय वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है। बिगड़े वनों का मतलब होता है जहां पे डेंसिटी बहुत कम है, या आप बोल सकते हैं विरल जंगल है, जहां पे विरल है, सघनता कम है, ऐसे जंगल कहलाते हैं बिगड़े वन। बिगड़े वन बहुत आप देखोगे केवल उल्टी सीधी क्या होगी, वहां पे खरपतवार होंगे, एक पेड़ यहाँ है दूसरा पेड़ बहुत दूर दूर है, तो इस तरह से वो बिगड़े वन हो। तो उनको यदि हमें ठीक करना है, क्योंकि यदि ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे परती जमीन बनेगी, बंजर जमीन बनेगी, कटाव होगा, बीहड़ बनेगी, मरुस्थल बढ़ेगा। तो ऐसे जंगलों को, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम निजी क्षेत्र को भी शामिल करें, जिसका फायदा ये होगा निजी क्षेत्र के शामिल होने से कि आपको पर्याप्त उसके लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वन उत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। कहने का मतलब जैसे मध्य प्रदेश, एमपी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं या मिलते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनका एक पैमाना फिक्स नहीं है, इसलिए उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम है। तो हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें, जो भी हमारे वन संपदा है या वन के उत्पाद हैं उनको प्रमाणीकरण शुरू करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उनकी कीमत पर्याप्त मिले। साथ में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा करने देने और हरियाली या वृक्षारोपण को करोगे। यदि कहने का मतलब है कि यदि आप वृक्षारोपण करोगे तो इससे कितनी चीजें होंगी, प्रदूषण कम होगा, सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्यता बढ़ेगी और हरियाली यानी ग्रीन कवर बढ़ेगा, जिससे जो सब सॉइल की या वाटर की जो कंजर्वेशन है वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, साथ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता भी है। 2005 में ये सारी चीजें चर्चा हो रही थी कि इतनी सारी समस्या हैं और हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी करना है। जो हमारे वन कर्मचारी हैं वो भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि नई तकनीकी आ रही हैं, उसका उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, नियम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उनके पास कौशल नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। इन सब के लिए भी उनको सक्षम बनाया जाए। कहने का मतलब है कि यदि फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है तो मानव संसाधन के विकास पर बल दिया जाए। तो 2005 की वन नीति में इस बात पे फोकस किया गया है कि मानव संसाधन विकास यानी पर्याप्त ट्रेनिंग, पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त कौशल और उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। यह बात की गई है 2005 की मध्य प्रदेश वन नीति में। ठीक, वन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की जो अब नए तकनीक आ गई, मोबाइल के जमाने में जीपीएस आ गया, या रूम में बैठे बैठे कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप किसी भी जमीन का सर्वे कर सकते हैं। ये सारी जो तकनीकें आई हैं, जीपीएस, खासकर मैपों का डिजिटलीकरण, इन सब से क्या है, रिकॉर्ड भी बेहतर रखें, सूचना प्रौद्योगिकी से मैनेजमेंट भी आसान हुआ है, नक्शे भी बढ़िया बनने लगे। तो इन सारी चीजों को ज्ञान दिया जाए, कौशल दिया जाए और मानव संसाधन विकास किया जाए, ताकि जो वन कर्मियों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां या समस्याओं का सामना करना पड़ता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के दौरान, वो कम से कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें
कि इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और रणनीति की आवश्यकता थी। तो इसलिए इस नीति के माध्यम से 2005 की नीति के माध्यम से प्रदेश में पारिस्थितिकीय यानी पर्यावरण, आर्थिक यानी जो जीविका, जो वनवासी डिपेंड है जंगल में उनकी, सामाजिक और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वन संरक्षण, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, संवर्धन मतलब उनकी वृद्धि करना है, और संवाहनीय मतलब सस्टेनेबल उपयोग करना है के लिए युक्त युक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए। कहने का मतलब सिर्फ अपनी आम भाषा में इतनी सी बात है कि यदि पर्यावरण की सुरक्षा करना है, आर्थिक फायदा भी करना है, सामाजिक और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, तो हमें जरूरी है कि परिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हम संतुलन बनाने का काम करें। किसमें? जो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। यदि हम केवल एक ही चीज पे बात करेंगे कि जो वनवासी हैं, जो उन पे निर्भर है, उनको आर्थिक फायदा मिले, तो हम संतुलन बिगड़ जाएगा। या हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि नहीं प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, तो फिर जो उस पे निर्भर समाज है उसको भी समस्या होगी। इससे मानव और जो अपने जंगली जानवर थे उनकी द्वंद्व बढ़ने की संभावना होती है। तो हम इन सब पे बैलेंस बनाते हुए जल सुरक्षा यानी भूजल संरक्षण, मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन सबको ध्यान में रखते हुए वन आश्रय समुदायों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए वनों की उत्पादकता बढ़ाएं, ठीक है, ताकि लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो और इनको रोजगार भी मिले, इनको आर्थिक लाभ भी मिले, सामाजिक विकास हो और हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। ये इसका निष्कर्ष था इस वन नीति का। तो इस तरह से इसमें जो एक मैंने बैकग्राउंड बताया है कि जो 2005 की वन नीति आई थी, इसका उद्देश्य क्या था, आने के अभी उद्देश्य तो हम पढ़ेंगे, 17 पॉइंट में इसके उद्देश्य हैं, लेकिन जो पृष्ठभूमि है कि उस समय की क्या स्थिति थी, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति भी चल रही थी, फिर भी 2005 में नीति क्यों आई, तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ में आएगा। इससे आपको अब यदि ये बेहतर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा 2000 वन नीति के 5 के जो उद्देश्य हैं वो आपको बेहतर समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगले लेसन में हम उद्देश्य देखेंगे इसे। सबसे पहली जो वन नीति है मध्य प्रदेश में, जब विभाजित नहीं था, छत्तीसगढ़ भी साथ में था, तो 1952 वाली चल रही थी, फिर ये 2005 में नहीं आ गई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ लेसन, आप इसको देखें, फिर इसके उद्देश्य देखेंगे।